कल 26 अप्रैल है और दूसरे चरण का मतदान होना है। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान हुआ था, कल दूसरे चरण का मतदान है। तो किसका पलड़ा भारी है? पहले फेज में वोटिंग परसेंटेज कम रहा बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर, जिसके बाद चिंताएं बढ़ गईं भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस की भी। सभी के अपने अपने आकलन थे इसके अंदर और विश्लेषण था, जिसके बिहार पर चुनाव के अंदर जोश भरने के लिए अलग अलग तरह के शब्दों को गढ़ा गया। इस पर हम बात कर चुके हैं। लेकिन कल 26 अप्रैल को मतदान होना है और कुछ दिग्गज नेताओं की साख दांव पर है। वायनाड से राहुल गांधी की साख दांव पर है, वहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं। मेरठ से अरुण गोविल है, रील के राम, उनकी साख दांव पर है। मथुरा से हेमा मालिनी है। और बात करें मध्य प्रदेश से, तो यहां से वीडी शर्मा है खजुराहो की सीट से। ऐसे कुछ चर्चित नाम हैं जिनके बारे में आज चर्चा करेंगे और समझेंगे कि अगर इस बार क्या होने जा रहा है, क्या मध्य प्रदेश चौंकाएगा या बिहार के अंदर क्या होने वाला है, क्या वोटिंग परसेंटेज रहेगा, उत्तर प्रदेश की जिन सीटों पर चुनाव होना है उन पर क्या वोटिंग परसेंटेज रहेगा। यदि पहली फेज की तरह से इस बार भी वोटिंग परसेंटेज रहता है तो इसके क्या मतलब निकलेंगे और क्या होने जा रहा है। दोनों के लिए ये चुनाव जो है महत्वपूर्ण है। आइए इस चुनाव पर चर्चा करने से पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। आम चुनाव 2024 के दूसरे फेज का मतदान 26 अप्रैल को है। 24 अप्रैल की शाम से दूसरे फेज के लिए चुनाव प्रचार थम गया है। 26 अप्रैल को केरल की सभी 20 सीटों समेत 13 रियासतों में 88 लोकसभा सीटों पर वोटिंग है। इन सभी सीटों के नतीजे 4 जून को आएंगे। इसके साथ ही वोटिंग निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से हो, इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। दूसरे फेज में कई दिग्गज नेताओं की साख दांव पे लगी है। इसमें सबसे पहला नाम है राहुल गांधी का, जो केरल के वायनाड लोकसभा सीट से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसके साथ ही मेरठ से अरुण गोविल, जिन्होंने रामायण सीरियल में भगवान श्री राम का किरदार निभाया था। वहीं एक्ट्रेस हेमा मालिनी मथुरा लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में है। तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट से शशि थरूर का मुकाबला केंद्रीय मंत्री चंद्रशेखर से है। 26 अप्रैल को 13 राज्यों में 88 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे, जिनमें उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर इलेक्शन है। गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अमरोहा, मेरठ, बागपत, अलीगढ़ और मथुरा लोकसभा सीट पर 26 अप्रैल को मतदान है। अमरोहा के मौजूदा सांसद कुंवर दानिश अली चुनावी मैदान में हैं, जिनका मुकाबला बीजेपी कैंडिडेट कंवर सिंह तंवर से है। इसके साथ ही मथुरा से हेमा मालिनी चुनावी मैदान में है। दूसरे चरण के लिए बिहार में 5 सीटों पर वोटिंग है। बिहार के पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, किशनगंज और बांका लोकसभा सीट पर 26 अप्रैल को वोटिंग है। बिहार की इस वक्त सबसे हॉट सीट पूर्णिया बनी हुई है। सभी लोगों की निगाहें पूर्णिया लोकसभा सीट पर है। यहाँ इंडिया गठबंधन से बीमा भारती को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं एनडीए की तरफ से संतोष कुमार कुशवाहा को कैंडिडेट बनाया गया है। इस सीट से पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता पप्पू यादव निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। पप्पू यादव ने पूर्णिया में एक त्रिकोणीय मुकाबला बना दिया है। इसके अलावा केरल की सभी 20 लोकसभा सीटों पर वोटिंग है। केरल की वायनाड लोकसभा सीट से राहुल गांधी चुनावी मैदान में है। वहीं राज्य के तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट से शशि थरूर का मुकाबला केंद्रीय मंत्री चंद्रशेखर से है। इन तीनों नेताओं की साख दांव पे लगी हुई है। कर्नाटक में मैसूर समेत 18 लोकसभा सीटों पर 26 अप्रैल को वोटिंग है। इसमें उडुपी, चिकमंगलूर, हसन, दक्षिण कन्नड़, चित्रदुर्ग, तुमकुर, मांड्या, मैसूर, चामराजनगर, बेंगलुरु ग्रामीण, बेंगलुरु उत्तर, बेंगलुरु सेंट्रल, बेंगलुरु दक्षिण, चिकबल्लापुर और कोलार लोकसभा सीटें शामिल हैं। बात कर ली जाए राजस्थान की, तो राजस्थान की 13 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण की वोटिंग है, जिसमें जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा, टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली और झालावाड़ 12 लोकसभा सीटों पर वोटिंग है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ की 3 लोकसभा सीटों पर भी वोटिंग है।
राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर में मतदान होगा। वहीं जम्मू कश्मीर की एक सीट पर भी वोटिंग है। महाराष्ट्र की 8 लोकसभा सीटों पे भी दूसरे चरण का मतदान है, जिनमें बुलडाना, अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल, वाशिम, हिंगोली, नांदेड़ और परभणी में चुनावी टक्कर है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटें सतना, रीवा, होशंगाबाद, टीकमगढ़, दामोह और खजुराहो में प्रत्याशी आमने सामने होंगे। बात कर ली जाए असम की, तो असम में 5 सीटों पर वोटिंग है, जिनमें शामिल हैं डीफू, करीमगंज, दर्राग, उदालगुड़ी, सिलचर और नौगांव लोकसभा सीट शामिल है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की 3 सीटों पर चुनाव है। फिलहाल पश्चिम बंगाल की तीनों सीटों पर बीजेपी काबिज है, जिनमें रायगंज, बालूघाट, दार्जिलिंग शामिल है। और जम्मू कश्मीर में जम्मू लोकसभा सीट पे वोटिंग है। वहीं त्रिपुरा में त्रिपुरा पूर्व लोकसभा सीट पे मतदान होगा। स्पेशल डेस्क से अदिति विश्वकर्मा की रिपोर्ट। तो यह है कल 26 अप्रैल को किस किस नेता की साख दांव पर है, कौन सी सीट वीआईपी है, कल क्या होने वाला है, किसका भविष्य क्या होगा, वो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है, कल बहुत सारे दिग्गज नेताओं की या चमकते सितारों की भविष्य जो है ईवीएम में कैद हो जाएगी और जनता अपना फैसला सुना देगी। लेकिन हम बात करने जा रहे हैं पहले फेज के वोटिंग परसेंटेज से लेकर दूसरे फेज के वोटिंग परसेंटेज तक। इसमें क्या होने वाला है, उत्तर प्रदेश में जो पहला चुनाव हुआ था 8 चरण का 8 सीटों पर, उसमें 61.11% मतदान हुआ है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं बढ़ गई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में इन्हीं 8 सीटों पर 66.41% मतदान हुआ था, यानी कि इस बार कमी आई है मतदान के अंदर। चाहे बिहार हो, चाहे राजस्थान हो, या उत्तराखंड हो, या उत्तर प्रदेश हो, मतदान में कमी आई है, वोटिंग परसेंटेज में कमी आई है। ये इसकी वजह क्या है और ये जो हार जीत का जो अंतर है उस पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जिन पर जो हार जीत का अंतर है वो उतना ही है जितना कि वोटिंग परसेंटेज में कमी आई है। इसी पर चर्चा करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता अशोक गोयल हमसे जुड़े हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता शशांक रंजन हमसे जुड़े हैं। तो सबसे पहले भाजपा के अशोक गोयल जी से बात करते हैं। अशोक गोयल जी, जिस तरीके से कल 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होने जा रहा है और कुछ लोगों की साख दांव पर है, जनता जनार्दन उनका फैसला करेगी। गाजियाबाद से अतुल गर्ग और मेरठ से अरुण गोविल, नोएडा से गौतम बुद्ध नगर से डॉक्टर महेश शर्मा, मथुरा से हेमा मालिनी। यदि उत्तर प्रदेश की इन सीटों की हम बातचीत करें तो कैसे देखते हैं आप? जी शशांक रंजन, आप हमें सुन रहे हैं? चलिए, जैसे ही शशांक रंजन और बीजेपी प्रवक्ता से कनेक्शन होता है हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत सीट पर चुनाव हुए हैं। जी शशांक रंजन, जिस तरह से पहले फेज के उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करते हैं तो पहले फेज के मतदान जब हुए थे उसमें वोटिंग परसेंटेज जो है 61.11% हुआ, यानी कि 2019 में जबकि इन्हीं सीटों पर जो मतदान था पहले फेज का वो 66.41 था, यानी वोटिंग परसेंटेज कम रहा है। और ये सभी के लिए चिंता की बात है। इसका असर वहीं देखा जा रहा है जहां पर हार जीत का जो अंतर होता है ना वोटिंग पर से वोट का, कहीं पे 50,000 पे, कहीं पे 1 लाख का, तो ये 5 से 6% जब वोट कम पड़ा है यही इस चीज को भर देता है। तो कैसे देख रहे हैं जो 8 सीटों पर मतदान होना है 26 तारीख में कल? देखिए, कल जो मतदान होने जा रहा है यह भारतीय लोकतंत्र में एक नया इतिहास का आगाज करने जा रहा है और वापस से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में जनता का रुझान दिख रहा है, जो कि देश हित में प्रतीत हो रहा है। जी नहीं, ठीक है, लेकिन हम वोटिंग परसेंटेज की बात कर रहे हैं। यदि वोटिंग परसेंटेज बार भी कम रहता है दूसरे चरण में भी, तो इसका लोकतंत्र के हिसाब से और लोगों का रुझान कम होता है, तो इससे क्या संदेश जा रहा है? आपकी पार्टी कैसे देखती है? वोटिंग परसेंटेज का कम होना लोकतंत्र में चिंताजनक है, लेकिन
हम आज भी जनता से अपील करते हैं कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें, चाहे जिनके लिए करें, वे हमारे लिए करें या किसी और के लिए करें। जनता को अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। मताधिकार जनता का अधिकार होता है और जनता अपने इस अधिकार से ही राष्ट्र की दशा और दिशा को तय कर पाती है। चलिए ठीक है। अशोक गोयल साहब हमसे जुड़े हुए हैं, उनका भी ओपनिंग कमेंट मैं ले लेता हूं। अशोक गोयल जी, आप सुन रहे हैं? चलिए, जिस तरह से अभी बात हो रही थी वोटिंग परसेंटेज को लेकर, यदि हम सहारनपुर सीट की बात करें तो 2019 के अंदर सहारनपुर सीट पर जो है 4,91,000 वोट मिले थे बीजेपी के प्रत्याशी को, और बसपा के फजरुल रहमान को जो है लगभग जो है 5,14,000 वोट मिले थे। यानी कि हार जीत का अंतर जो सिर्फ 23,000 वोट था। यदि वोटिंग परसेंटेज डाउन होता है तो हार जीत का जो मार्जिन है उसका फायदा किसको मिलने वाला है? जो मौजूदा सत्ता में है बीजेपी का या बसपा का? यानी कि इस बार जो है फेरबदल की उम्मीद है। जी शशांक रंजन जी, देखिए यह फेरबदल की उम्मीद तो है ही, और देश में परिवर्तन की लहर चल रही है और परिवर्तन होने की संभावना है। वोटिंग परसेंटेज चाहे जो भी रहे, जनता का रुझान कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस गठबंधन की तरफ दिख रही है। चलिए ठीक है। अशोक गोयल जी, जिस तरीके से कल चुनाव है और 26 अप्रैल का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, मेरठ का चुनाव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां से रील के राम, भगवान राम का जो किरदार निभाने वाले अरुण गोविल चुनाव लड़ रहे हैं। किस तरीके से देख रहे हैं आप उत्तर प्रदेश के दूसरे फेज के मतदान को? पीसीआर से मैं कहूंगा जरा कनेक्ट करें और बातचीत करें अशोक गोयल जी से। चलिए शशांक, तो कल जो वायनाड पर चुनाव होने वाला है राहुल गांधी का, उसमें क्या स्थिति रहेगी इस बार? देखिए, जिस प्रकार से राहुल जी ने वायनाड का नेतृत्व किया, वायनाड की जनता का भारतीय संसद में मुद्दों को उठाया, जनता की आवाज बनकर काम किया, चाहे महामारी का काल रहा हो या सामान्य दिन रहा हो, जिस तरह से उनका जनता से जुड़ाव रहा है, उसे देखकर तो हम यह दावा कर सकते हैं कि राहुल जी पिछले बार से अधिक मतों से इस बार जीतकर आएंगे। नहीं ठीक है। राहुल जी के प्रति वायनाड की जनता में आस्था बढ़ती जा रही है, उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। यह न केवल वायनाड क्षेत्र बल्कि समस्त भारत भूमि पर ऐसा देखने के लिए मिल रहा है कि राहुल जी के प्रति आम जनमानस में आस्था बढ़ती जा रही है। नहीं, बिहार की जिन सीटों पे चुनाव होना है, चलिए वायनाड पे तो खैर आपकी आस्था है, ठीक है, आपको यही कहेंगे आप, लेकिन जिस तरह का वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है, इंडिया गठबंधन में आप चुनाव लड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में सपा के साथ में है, बिहार में आरजेडी के साथ में है और आरजेडी के साथ आप चुनाव लड़ रहे हैं। यदि मैं थोड़ा सा समझना चाह रहा हूं किस तरीके से टक्कर दे रहे हैं, और यदि वोटिंग परसेंटेज कम होता चला जा रहा है तो इसका सीधा नुकसान जो है कांग्रेस को उठाना पड़ेगा। देखिए, यह जो है कहना उचित नहीं है कि वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है तो इसका खामियाजा कांग्रेस या कांग्रेस गठबंधन को ही उठाना पड़ेगा। यह वोटिंग परसेंटेज कम होना सिर्फ कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी नहीं है, क्योंकि जनता क्या चाह रही है यह तो 4 जून को तय होगा, यह 4 जून को जग जाहिर होगा। इसलिए अभी से कुछ कहना उचित नहीं है। तो आपको जिस तरीके से आपके नेता कह रहे हैं कि 150 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की नहीं आएंगी, क्या जानकारी है आपके पास में ऐसी
जिससे लग रहा है कि भाई बीजेपी हारने आ रही है और लोग जीतने जा रहे हैं, थोड़ा हम भी समझें। देखिए, कांग्रेस पार्टी के प्रति देश में जनता का जो आस्था बढ़ रहा है और कांग्रेस पार्टी वापसी के दावे कर रहे हैं, इसका सबसे बड़ा वजह है देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी। इन चीजों से जनता त्रस्त है और जनता इन चीजों के लिए आज कांग्रेस के प्रति ही आस्थावान होती हुई दिख रही है। चलिए ठीक है, आप जो है बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दे पर ही टिके हुए हैं, लेकिन चुनाव तो जो है बदलता चला जा रहा है। अब चुनाव जो है दूसरे मुद्दों पर चला गया, मंगलसूत्र पर चला गया। चुनाव जो है के मुद्दे जो है बदलते चले जा रहे हैं। अब जो विरासत जो संपत्ति है, इनहेरिटेंट टैक्स, उसके ऊपर चला गया। जो आपके सेम पितृदा ने कहा, कहाँ आप पहुंच गए? इसका तो नुकसान उठाना पड़ेगा आपको। अब नहीं लगता आपको? देखिए, नफा और नुकसान सियासत में होती रहती है और थोड़े बहुत नुकसान से जो है घबराने की आवश्यकता नहीं है। और हमारा मुद्दा आज भी महंगाई और बेरोजगारी है। कांग्रेस पार्टी न्याय योजना लेकर आई है, जिसके आधार पर हम जनता से अपील करते हैं जी। हम जनहित के मुद्दों की बात करते हैं, जनहित की बातों पर चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं जी। बिल्कुल सही बात है। जैसे क्या अशोक गोयल जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? चलिए, मैं पीसीआर से कहूंगा अशोक गोयल जी से संपर्क करें, अशोक गोयल जी से बातचीत करें, जिससे कि हम बात कर सकें अशोक गोयल जी से। ठीक है, शशांक रंजन, यदि हम केरल की बात करें तो केरल में कितनी सीटों की उम्मीद आपको दिखाई दे रही है? वहां पे तो भारतीय जनता पार्टी के पास में खोने के लिए कुछ भी है नहीं, लेकिन बढ़ोतरी में दिखाई देती है। आपको थोड़ा सा नुकसान होगा केरल के अंदर? देखिए, केरल में जो है प्रारंभ काल से ही अगर देखा जाए, 1952 के प्रथम चुनाव से ही देखे जाए तो जनता का निर्णय सर्वोत्तम रहा है। केरल हमारे देश का सबसे शिक्षित प्रदेश है और शिक्षित प्रदेश होने के नाते वहां के लोग आसानी से समझ पाते हैं कि क्या जायज है और क्या नाजायज है और कांग्रेस किस प्रकार से राष्ट्रहित में कार्य किए हैं, यह बात केरल की जनता बेहतर समझती है। इसलिए केरल में हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। केरल में जहां तक देखा जाए तो हम नफे की ओर अग्रसर हैं जी। चलिए, 90 के ऊपर आप अग्रसर हैं। बाकी यदि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में तो पिछली बार बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, इस बार आपके लिए करने के लिए कुछ भी है नहीं राजस्थान में। तो क्या है आपके पास राजस्थान में पाने के लिए? राजस्थान में भी पाने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि हर जगह हमारा मुद्दा जो है रोजगार है, हर जगह हमारा मुद्दा महंगाई है, पुरानी पेंशन है। हम इन चीजों को लेकर चल रहे हैं और राजस्थान की जनता भी इस बात को समझ पा रही है कि कांग्रेस पार्टी की अगर सरकार बनती है तो राजस्थान जो कभी हिंदुस्तान का सिरमौर हुआ करता था, वह विकास की दिशा में अग्रसर हो पाएगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि यदि आपको कॉन्फिडेंस है। शशि थरूर जिस तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, एक बार पहले भी चुनाव हार चुके हैं शशि थरूर, तो दूसरी बार भी जो है क्या स्थिति लग रही है आपको? अगर इस बार भी चुनाव हार जाते हैं तो क्या कीजिएगा? देखिए, चुनाव में लक्ष्य जीत की होती है और हम अभी यह कैसे मान लें कि हम हार जाएंगे। हार और जीत का परिणाम तो 4 जून को आएगा और आज हम अगर हार स्वीकार कर लें तो यह तो हमारे लिए पूरे देश में हार स्वीकार कर लेने के समान होगा। हम शशि थरूर जी भी जीत रहे हैं, हम पूरे देश में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। ये अच्छी बात है, आप पूरे देश में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं, अच्छी बात है। इतना कॉन्फिडेंस तो हर नेता को होना चाहिए और आप अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, लेकिन जो जमीनी हकीकत है इतना बड़ा उलटफेर तो नहीं होगा।
और यदि कि इस तरह का उलटफेर, क्योंकि ऐसी कोई लहर नहीं है, आंधी नहीं है कि हाँ लग जाए कि उलटफेर हो जाएगा, लेकिन फिर भी यदि आपको भरोसा है तो वो स्वागत योग्य है, ऐसा होना चाहिए भरोसा। फिर भी मैं एक बात कहना चाहूंगा जी, देखिए, कहा जाता है कि जिस जल को जितना ही शांत पाया जाता है उसकी गहराई उतनी ही अधिक होती है। 2014 में ऐसा कहा जाता है कि एक लहर थी जिसने कांग्रेस की सरकार को सत्ता से बेदखल किया, लेकिन आज एक खामोशी है जो कि कांग्रेस पार्टी को सत्तासीन करने जा रही है। इस खामोशी की गहराई उस लहर से ज्यादा दिख रही है मुझे। अच्छा जी, माफ कीजिएगा, की वजह से लग रहा है आपको अंडर करंट है और वो कांग्रेस के फेवर में है। ठीक है, तो बिहार में, महाराष्ट्र की यदि बात करें तो महाराष्ट्र में ऐसा क्या बड़ा उलटफेर हो जाएगा जिससे आप चौंका देंगे पूरे देश को? देखिए, जब पूरे देश की बात हो रही है तो पूरे देश में महाराष्ट्र भी आती है। महाराष्ट्र भारत से अलग नहीं है, भारत का एक बड़ा अंग है, महत्वपूर्ण अंग है। और जब पूरे देश में हमारे पक्ष में माहौल बनता हुआ दिख रहा है तो महाराष्ट्र से कैसे इनकार किया जा सकता है? जी नहीं, बिल्कुल सही बात है। महाराष्ट्र से पहले फेज में 55% के आसपास जो है वोटिंग हुई है, काफी पिछली बार से काफी कम है और वोटिंग परसेंटेज बहुत डाउन जा रहा है जो कांग्रेस के लिए है। अगर यदि वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होता है तो समझा जाता है कि जो सत्ता विरोधी लहर है और लोग जो है सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो फिर किस आधार पर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि विपक्ष सत्ताधारी पार्टी यानी कि बीजेपी 150 पे सिमट जाएगी? थोड़ा इसका गणित हम समझना चाह रहे हैं, थोड़ा आंकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ थोड़ा बताएं, हमारे दर्शकों को थोड़ा समझ में आएगा। और कल 26 अप्रैल का दिन है, दूसरे चरण का मतदान है मध्य प्रदेश में, बिहार में, उत्तर प्रदेश के अंदर, केरल के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर और जम्मू कश्मीर की एक सीट पर मतदान है। तो कैसे जो है कांग्रेस पार्टी चौंकाने वाली है, थोड़ा सा हम समझना चाह रहे हैं, जिससे कि 4 जून को आकलन करते हुए हमें आसानी रहे। देखिए, पूरे देश में जो माहौल बना है और नैतिकता जो कहती है, और एक डेफिनेशन है गुडविल की जी, कि एक्सपेक्टेड फ्यूचर अर्निंग एबिलिटी ऑन द ग्राउंड ऑफ पास्ट एक्टिविटी इज नॉन एज गुडविल। और कांग्रेस पार्टी ने 55 सालों की सत्ता में जिस प्रकार से देश की सेवा किया है, यह कांग्रेस पार्टी की गुडविल है। और कांग्रेस पार्टी की गुडविल ही कांग्रेस पार्टी को इस 2024 के आम चुनाव में सत्तासीन करने जा रही है। हमारे पास स्वर्णिम अतीत है और उस स्वर्णिम अतीत के आधार पर हम गौरवशाली भविष्य का निर्माण करने जा रहे हैं और 2024 में सरकार बनाने जा रहे हैं। स्वर्णिम अतीत है आपके पास, अतीत के बिहार पर आप ये करने जा रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है, स्वर्णिम अतीत है आपके पास में। तमिलनाडु की 39 सीटों पर वोटिंग हुई, जिसके अंदर जो है 62.19% वोटिंग हुई 39 सीटों पर। पिछली बार 2019 के अंदर 72.44% वोटिंग हुई थी। यानी कि वोटिंग परसेंटेज डाउन होता चला जा रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चिंता की बात है और कांग्रेस को लगता है कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ होते तो उनसे भी हम बात करते, पूछते, लेकिन एंड वक्त पर वो यहाँ मौजूद नहीं है। फिलहाल इतना जरूर है कि यदि वोटिंग परसेंटेज डाउन जा रहा है तो किसके लिए फायदे का सौदा है, किसके लिए नुकसान का सौदा है और किसका पलड़ा भारी है। यदि दूसरे फेज में भी वोटिंग परसेंटेज ऐसा ही रहता है तो जनता के मन में है क्या है उसका मूड? क्या दोनों पार्टियां जनता के मूड को समझने में कामयाब है या फिर कुछ और होने वाला है? क्योंकि ये जो वोटिंग परसेंटेज है ये हार जीत के अंतर को तय करता है और हार जीत का अंतर जो है 50,000 वोटों से लेकर 1 से 2 लाख वोटों तक के बीच में हो जाता है। और यदि ये यही परसेंटेज रहा जिस तरीके से 5%, 4%, वो लगभग एक बराबर हो जाएगा। यदि तो किसका वोटर घर से बाहर नहीं निकला, जिसने जो है वोट नहीं डाला? तो ये एक शोध का विषय है और इसी को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं शशांक रंजन से। लेकिन शशांक रंजन काफी डिप्लोमेटिक तरीके से जवाब दे रहे हैं, कोई भी बात क्लियर नहीं कह रहे हैं, सिर्फ जो है
इतना डिप्लोमेटिक, इतना पॉलिटिकली आप जवाब देंगे तो दर्शक कैसे समझेंगे शशांक? देखिए, कुछ बातों की गोपनीयता बनी रहे तो अच्छी होती है, क्योंकि हर बातों को अगर उजागर कर दिया जाए, हर बातों को पहले ही जनता या राजनीतिक लड़ाई में शामिल कर लिया जाए तो इससे नुकसान भी हो सकते हैं। चलिए, मतलब नुकसान हो सकता है, इसलिए आप जो है बहुत डिप्लोमेटिक बात कर रहे हैं इतनी। चलिए ठीक है, छिंदवाड़ा की सीट इस बार बचेगी या बीजेपी ले जाएगी इस बार? है कुछ लोग तो कह रहे हैं कि छिंदवाड़ा की सीट निकल गई इस बार। 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश में जो है बीजेपी जीत रही है। नकुलनाथ की सीट गई इस बार। देखिए, कहने के लिए हर कोई कुछ कह सकते हैं, या चुनाव में अपनी बातों को रखने का एक तरीका होता है, चुनाव में माहौल बनाने का तरीका होता है। अंतिम निर्णय तो जनता को ही देना होता है, और कांग्रेस पार्टी जनता को सर्वोपरि मानती है, और हम जनता को जनार्दन मानते हैं। हम अपने भगवान से विनती करते हैं, भगवान के प्रति आस्था रखते हैं। जी नहीं, एक थोड़ी सी बात समझ में आ रही है, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की यदि हम बात करते हैं, बड़ी चिंता की बात है। जितेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े, लेकिन उनके विपक्ष में कांग्रेस के प्रत्याशी का नाम तक लोगों को नहीं पता था, मीडिया में भी चर्चा का विषय नहीं बन पाया। यदि कांग्रेस के प्रत्याशी का नाम ही चर्चा का विषय नहीं बन पा रहा है जम्मू कश्मीर जैसे रीजन में, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी किस तरीके से चुनाव लड़ रही है। फिर आप दावा करते हैं कि ये ऐसा हो जाएगा। और अभी हाल ही में जिस तरीके से राहुल गांधी की तबीयत खराब हुई रांची की रैली से पहले, और वो चले गए आराम करने के लिए, तो उनको कुछ ना कुछ तो लगा होगा राहुल गांधी को भी। और जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की जो है 150 सीटें आएंगी, लेकिन अपनी खुद की कितनी आएंगी इसके बारे में आप नहीं कह रहे हैं कहीं भी। भाई अपने बारे में तो बताइए, बीजेपी के बारे में तो बता रहे हैं इतनी आएंगी, लेकिन आपकी खुद की कितनी आएंगी? हम चौंकाएंगे, हम ज्यादा सीटें लेकर आएंगे, आंकड़ा तो दीजिए कि हम इतनी सीटें लेकर आ रहे हैं। देखिए, यह लोकतंत्र है और यहाँ पर पहले से कुछ स्पष्ट नहीं होता है। हम सिर्फ पूर्ण बहुमत की दावा कर सकते हैं, सीटों की कोई आंकड़ों को स्पष्ट नहीं किया जा सकता है कि हम इतने सीट पर ही जीतेंगे। चलिए ठीक है, यह लोकतंत्र है, यहाँ पूर्व निर्धारित कार्यक्रम नहीं चलते हैं। ठीक है, अशोक गोयल जी हमसे जुड़ गए हैं। अशोक गोयल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्या न्यूज पर। धन्यवाद जी। अशोक गोयल जी, कल 26 अप्रैल है और दूसरे चरण का मतदान है। पहले चरण के मतदान में वोटिंग परसेंटेज काफी कम रहा, और जो कि चिंता का विषय है। फिलहाल कल जो है काफी दिग्गज नेताओं की और चमकते हुए सितारों की जो है भाग्य जो है ईवीएम में कैद होने जा रहा है। तो दूसरे चरण के मतदान को उत्तर प्रदेश में आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मतदान जो है गर्मी का कारण जो है वही मतदान 60% से कुछ कम रह सकता है जी। वही अनुमान है। मैं बढ़ के कहूँ कि 75% हो जाएगा, तो ये सब जो है ना, एक मुझे लगता है कि 60-58% रहेगा। पिछली बार भी 55-56 रहा था जी। तो ये बात है। और बताएं, जहाँ तक 150 सीट की बात है, भाजपा की 150 सीट बता रहे हैं युवराज। उनको हर तरह के आकलन करने का हक है, उनको जानकारी होगी अंदर से कि 150 आ रही है। एक तरफ वो ईवीएम का मैटर बताते हैं, एक तरफ वो 150 सीट बता रहे हैं। ईवीएम है तो हमारी 543 सीट आनी चाहिए फिर तो जी। ये 150 सीट कह देना गाजीपुर से गाजियाबाद तक कुछ नहीं होगा, ये भी कह देना बहुत आसान बात है। अब उन्होंने आज थोड़ी चर्चा आई है कि शायद वो अमेठी से पर्चा भरेंगे। देखिए, भरने दीजिए, वो अमेठी जीतने की तो कोशिश कर रहे हैं। देश भर में अगर वो पहले से आधी सीट ले आए, अगर 44 सीट और 22 ले आए, तो बहुत समझना जो उनके प्रति अविश्वसनीयता समाज में बन गई है, जो उन्हें कहीं ना कहीं जो शब्द बोलने चाहिए उसको ना बोल के अनेकों तरह के आरोप लगाते हैं। कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो आया है वो आश्चर्यजनक है। किस तरीके से तुष्टीकरण की सारी हदें पार कर दी हैं। कैसे वो एक ही वर्ग को संतुष्ट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं जी। मुझे लगता है ये मानसिकता जो है देश के हित में नहीं है। मैं इसको राष्ट्रद्रोही तो नहीं कहूंगा शब्द, लेकिन देश के हित में नहीं है, मतलब आप समझ सकते हैं, लगा सकते हैं, मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। ये मानसिकता जो है कम्युनिस्ट विचारधारा के ऊपर जो चल रही है कि भाई मकान लेंगे, दुकान लेंगे, संपत्ति पिता की
अगर जो उसके बाद में है तो विरासत पर ऊपर टैक्स लेंगे। ये कोई अमेरिका के नियम, कोई कहीं के नियम, कहाँ के नियम बता रहे हैं उनके नेता। लेकिन कुल मिला के जनता सब कुछ नंगी आंखों से देख रही है। कल हमारे गाजियाबाद में मतदान होगा। गाजियाबाद में मैं कह सकता हूँ कि जितना वोट पोल होगा उसमें 65% में गाजियाबाद में लोकसभा में पूरी में हमारे प्रत्याशी रहेंगे। 35% में बाकी तीनों चारों जो भी प्रत्याशी हैं वो लोग रहेंगे। चलिए, शशांक रंजन, जिस तरीके से कह रहे हैं अशोक गोयल कि भैया एक तरफ तो आप कहते हो कि ईवीएम में गड़बड़ी है या ईवीएम ऐसी है, दूसरी तरफ 150 की बात कर रहे हो, तो कहीं तो टिको भाई। देखिए, मैं ईवीएम पर कोई टीका और टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि अगर ईवीएम को मतदान का जरिया बनाया गया है तो इसके प्रति हमें आस्था रखनी पड़ेगी जी। और अगर मैं जनहित की बातें करूं तो इतना जरूर कहूंगा कि जो ईवीएम से मतदान कराए जा रहे हैं तो मतगणना के समय ईवीएम के मत और वीवीपैट के पत्रों का मिलान आवश्यक रूप से होना चाहिए। चलिए, वीवीपैट से मिलान की आप बात कर रहे हैं फिलहाल। और दूसरे तरह की जो भाषा शैली आजकल इस्तेमाल हो रही है वो तो काफी जो है चिंताजनक है। आपने सुना होगा जिस तरीके से राहुल गांधी आजकल जो है कहीं पर कहते हैं नरेंद्र मोदी जी, फिर कहते हैं कहीं पर नरेंद्र मोदी डर गया। राहुल गांधी जी ऐसे ही बात करते हैं। इसको लेकर भी जो जनता जो है काफी नाराज है कि भाई ऐसी भाषा शैली। कैसे देखते हैं अशोक गोयल जी आप? अजय शर्मा जी, मेरा ये कहना है जी कि जैसे संस्कार मिलते हैं वैसे ही संस्कार जो है व्यक्ति में आते हैं जी। शुरू से ही लोग बताते थे कि राहुल की जो दादी हैं उनके साथ में उनके चाचा जी की हार्ट टॉक होती थी। जब अपने घर वालों को नहीं बख्शते थे तो इस तरह का बात कह देना, एक भारत के प्रधानमंत्री जिसको सारा देश नहीं सारी दुनिया जिसको मान सम्मान दे रही है, जिसने शांति और सद्भाव का संदेश पूरी दुनिया को दिया है, ऐसे व्यक्ति के बारे में अपशब्द बोलना वो ठीक नहीं। अपनी बात कहिए, राजनीति में अपना जो भी आपका मैनिफेस्टो उसके आधार पर चुनाव लड़िए, जनता के बीच जाइए। सबसे पुरानी पार्टी के आप जो है कर्ता धरता है। कुछ अगर 56-57 सालों में आपको मौका मिला था, कुछ किया होता तो जमीन पर दिखाई देता। हाँ, बंटवारा जरूर कराया था, इमरजेंसी जरूर लगाई थी, कहीं ना कहीं 84 में कई निर्दोष सिखों की हत्या जरूर हुई थी। बहुत सारे काम ऐसे हुए थे। पूंजीपतियों को लोन जो है वो एक फोन होता था और हो जाता था। उसके बाद आरोप लगाया जाता है। आरोप लगाने से पहले देखें कि सारी चीज के पीछे दोष किसका है। ये आप लोग भी समझ रहे हैं, सारी दुनिया समझ रही है जी। सब समझते हैं कि आप क्या भाषा बोल रहे हैं। अभी आप चर्चा कर रहे थे कि वो रांची में प्रचार करते करते कहीं चले गए, तो ये चले जाना किसी भी जगह अज्ञात जगह तो उनके स्वभाव में शामिल रहा है। इसके लिए कौन रोक सकता है उनको? जब मन आया जब चले गए, उसमें क्या बात? नहीं, उनकी तबीयत खराब है और उनको आराम करने की सलाह दी गई। गर्मी ज्यादा है इसलिए उन्होंने रांची में जो है रैली में ऐसा किया। फिलहाल तबीयत बिगड़ी है उनकी और डॉक्टर्स जो भी सलाह दे रहे होंगे। लेकिन यह है कि कल दूसरे चरण का मतदान है और किसका पलड़ा भारी है इसको हम समझने की कोशिश कर रहे थे। शशांक रंजन कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं, कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं कि हाँ वो जीतने जा रहे हैं। तीसरी बार जो है रोक लेंगे इस बार वो, क्योंकि जी शशांक रंजन कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी, मैं कहना चाह रहा हूं, अभी अभी हमारे साथी प्रवक्ता ने कहा कि बंटवारा के लिए हमें जो है जिम्मेदार ठहराया। मैं अपने साथी प्रवक्ता को बताना चाहूंगा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री रहे परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक कविता में कहा है, पाकिस्तान के विरुद्ध उन्होंने कविता लिखा था। उसमें उन्होंने कहा था कि अंग्रेजों के बल पर 2 टुकड़े तुमने पाए, माँ को खंडित करते लाज न आई। और हमारे परम श्रद्धेय अटल जी ने ही कहा था
कि देश का बंटवारा साम्राज्यवादियों की चाल थी। मैं अपने साथी प्रवक्ता से आग्रह करना चाहूंगा कि कृपया स्पष्ट करें। मेरे भाई साहब रंजन जी, माननीय रंजन जी, ये सर्वविदित है कि पहले वाले जो प्रधानमंत्री बने उन्होंने प्रधानमंत्री बनने की जल्दी में उनके माउंटबेटन के परिवार में संबंध थे और धीरे से ही मतलब ये रहा कि भाई नेहरू को सत्ता जो है भारत की मिल जाए। उसके लिए भले ही पाकिस्तान की सत्ता जिन्ना को दे दी गई, कश्मीर की सत्ता शेख अब्दुल्ला को दे दी गई, कश्मीर को स्वायत्तता दी गई। अगर सरदार पटेल वहां पीओके को तरफ बढ़ रहे थे, जो पीओके में हमला हुआ था, तो उन्हें रोक दिया गया। मसले को विवादित करने के लिए वो जो है उसमें ले गए, यूएनओ में ले गए। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, सब जानते हैं किसने क्या किया, ये सब महसूस करते हैं। भारत माँ के टुकड़े नहीं होने चाहिए थे, ये अगर अटल जी कह रहे हैं तो एक देशभक्त बोल रहा है जी। बाकी तो हमारा किसी पर किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं है। हमने तो जवाब दिया है कि आपकी स्थिति क्या है, आज आप अंदर से क्या महसूस कर रहे हैं, कांग्रेस कहाँ खड़ी है। आप रोकने की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं आप अपनी जितनी सीट थी उनसे आधी तो लाओ भाई। आप जहां जहां थे हम दक्षिण में भी पहुंच गए हैं। अभी आप जो है देखेंगे हैदराबाद, और ये जो इसके रिजल्ट जो अब आएंगे, हैदराबाद बोल रहा हूं मैं, बल्कि कहना चाहिए आंध्र प्रदेश के और तेलंगाना के रिजल्ट आएंगे, देखिएगा। कोई जमाना था 77 में इंदिरा गांधी सब जगह हारी उत्तर भारत में, लेकिन दक्षिण में ब्रह्मानंद रेड्डी और वो सब लोग पता नहीं कहां से 100 कितनी सीट फिर भी ले आए थे। अब वो भी नहीं है। अब तो मामूली सी 15, 20, 25 सीटों में आपको सिमटना जा पड़ेगा, ये लग रहा है। मैंने कोई दावा नहीं कर रहा हूं मैं तो केवल और केवल जो मतदान का रुझान दिखाई दे रहा है उसके आधार पर कह रहा हूं। आपके पास कोई वर्ग ऐसा नहीं है, केवल एक वर्ग को आप फुसलाने के लिए जो काम आपने कर्नाटक में किया वही काम पूरे देश में करने जा रहे हो। कैसे उस वर्ग को भड़काओ और कहीं ना कहीं वोट पाने में करो, लेकिन ये मसला दूसरा है। ये चुनाव देश के लिए है, एक प्रदेश के लिए नहीं है। मोदी ने जो देश को दिया है वो सर्वविदित है। मोदी ने गरीब के लिए जो कुछ भी किया है, विकास के लिए जो कुछ भी किया है, देश को सशक्त बनाने के लिए जो कुछ भी किया है, देश का सामान दुनिया में जा रहा है उसके लिए जो कुछ भी किया है, रोजगार के साधन बढ़े हैं, अर्थव्यवस्था बढ़ी है, हर तरीके से मोदी का काम दिखाई देता है, सेवा का काम दिखाई देता है। इसलिए जनता, कहीं भी चले जाइए 10 में से 9 आदमी जनता के लिए बोलते दिखाई दे रहे हैं। जी चलिए, बिल्कुल सही बात है। जैसे अशोक गोयल कह रहे हैं कि मोदी जी का काम बोलता है। अब आप जो है किस तरह से जनता को कन्विंस कर पाए हैं, या आपका मैनिफेस्टो जनता को कितना समझ में आया है, और आपके जो चुनावी भाषण है उनसे जो क्या प्रभाव पड़ा है वो तो खैर 4 जून को पता चलेगा। फिलहाल इतना जरूर है कि कल दूसरे चरण का मतदान है और कौन किस पे शर्मा जी दूसरे चरण के मतदान में इनके नेता गाजियाबाद में आए जी, एक 5 स्टार होटल में प्रेस करके चले गए। कोई 100 लोगों की मीटिंग करने का भी उनमें हिम्मत नहीं हुई। 2 युवा नेता थे, दो युवा नेता जी, कहते हैं कि हम गाजीपुर से गाजियाबाद तक साफ कर देंगे। क्या तरीका है भाई? अब जाति की बात करते हैं, जाति मतगणना की बात करते हैं, मजहब की बात करते हैं। इनके पास कोई है ही नहीं, कुछ किया नहीं है, कुछ करने के लिए है नहीं। चलिए, फिलहाल जो है कल जो है 26 अप्रैल का दिन है, दूसरे चरण का मतदान है और कल बहुत कुछ पता चलेगा कि हवा किस तरफ बह रही है, बिल्कुल ठीक बात, किसके फेवर में क्या जा रहा है, और मतदान का प्रतिशत भी काफी कुछ तय करने वाला है। पहले जो है 102 सीटों पर मतदान हुआ था, यानी कि लगभग 20%, और कल जो है 88 सीटों पर मतदान होगा। पहले 89 सीटों पर मतदान होना था, लेकिन मध्य प्रदेश के एक प्रत्याशी की डेथ के बाद जो है ये सिर्फ और सिर्फ जो है 88 सीटों पर मतदान हो रहा है। जो बैतूल की सीट थी वो जो तीसरे चरण में मतदान होगा। फिलहाल कल 26 अप्रैल के दिन यानी कल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा, और पल पल की जानकारी हम अपने
रिपोर्टरों के जरिए आपको देते रहेंगे। आप बने रहिए आर्या न्यूज के साथ में, क्योंकि कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे दिग्गज नेताओं की, चमकते सितारों की साख दांव पर लगी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप आर्या न्यूज।